दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा चल रहा था। वो था इस रिगार्डिंग कि जो बिहार के अंदर कास्ट सर्वे डेटा हुआ है उसके ऊपर एक तरह से स्टे लगाया जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये स्टे क्यों लगवाया जा रहा था या क्यों बोला जा रहा था कि स्टे लगाए। देखो रीजन ऐसा है कि जो पिटिशनर्स थे ना उनका मानना था कि अगर हम इस कास्ट सर्वे डेटा को अगर हम रिलीज करेंगे कहीं ना कहीं इससे जो एक इंडिविजुअल है एक इंसान है उसकी जो राइट टू प्रिवेसी है ना उसको हम ब्रीच कर रहे हैं। पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम इसके ऊपर स्टे नहीं लगाएंगे। देखो यहां पर ना सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि हम ऐसा नहीं कह रहे कि लेट से एक्स वाई जी पर्सन की कास्ट क्या है, ऐसा थोड़ी हम रिवील कर रहे हैं। हम रिवील कर रहे हैं कि अच्छा इतने परसेंट लोग शेड्यूल कास्ट हैं या इतने परसेंट लोग इस एक्स वाई जी कास्ट से बिलोंग करते हैं, ये डेटा रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो कम्युलेटिव फिंगर्स रिलीज हो रही है, ना कि हर इंडिविजुअल का कि क्या उसका कास्ट है, हम ये थोड़ी रिवील कर रहे हैं। तो इस तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसके ऊपर स्टे नहीं लगेगी। बहुत ही मतलब मुद्दा ये चर्चा में रहा था, तो आपको इसका फाइनल रिजल्ट पता होना चाहिए। इसके साथ ही ना आप इंडियन एक्सप्रेस देखोगे तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पे फ्रंट पेज के ऊपर ही कि मूडीज बुलिश ऑन ग्रोथ। देखो मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ। अगर आप लोग ना रेगुलरली प्रीलिम बूस्टर फॉलो करते हो, जो आपको करना भी चाहिए, ठीक है ना, तो यहाँ पर मैंने पिछले दिनों के अंदर आपके साथ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज इनके बारे में चर्चा करी थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ये क्या होती है। देखो जैसे कि ना आपके सामने मान लो दो कंपनीज हैं, एक कंपनी ए और एक कंपनी बी। ठीक है, अब आपको कैसे पता भैया कंपनी ए बढ़िया है या कंपनी बी बढ़िया है, या फिर और छोड़ो, आपको कैसे पता कि भैया इंडिया कंट्री बेहतर है, यूएसए बेहतर है या फिर पाकिस्तान बेहतर है। मैं इकोनॉमिक सेंस की बात कर रहा हूँ मेजरली यहाँ पे, ठीक है ना, कि कहाँ पे लेट से आपको तीनों को लोन देना है। आप चाहते हो इंडिया को लोन देना, आप चाहते हो यूएसए को लोन देना, आप चाहते हो पाकिस्तान को लोन देना। तो आप इंडिया को कितने परसेंट के ऊपर लोन दोगे, यूएसए को कितने पे दोगे, पाकिस्तान को कितने पे दोगे। अलग अलग नंबर्स होंगे ना, ये सेम थोड़ी होंगे। तो यहाँ पर ना क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट काम आ जाता है। ये क्या करती हैं, ये इस तरह की कंपनीज को रेटिंग देती हैं और कंट्रीज को भी रेटिंग देती हैं। कहने का मतलब क्या, कि कोई कंपनी फ्यूचर में कैसा परफॉर्म कर सकती है, अभी कैसा परफॉर्म कर रही है, अभी उसके इकोनॉमिक नंबर्स कैसे हैं, क्या उसका रेवेन्यू है, क्या आगे फ्यूचर ग्रोथ क्या दिखती है, स्टेबिलिटी कितनी है। सेम चीज कंट्रीज के लिए हो जाती है। अब अगर आप खुद सोचो ना पाकिस्तान को लोन देना होगा तो कहीं ना कहीं उसके पीछे बैकिंग होनी चाहिए कि यहाँ पे यार फ्यूचर में ये चीज हो सकती है तो मैं लोन दे देता हूँ। यूएसए को लोन मिलेगा तो बड़े आराम से मिल जाएगा, यूएसए एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। इंडिया को भी थोड़ा ठीक ठाक तरह से मिल जाएगा लोन। ठीक है ना, इंडिया यूएसए जितनी स्ट्रॉन्ग तो नहीं है बट फिर भी हम स्ट्रॉन्ग है। आई बात समझ में। तो इस तरह से ना कुछ दुनिया की क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज होती हैं, ये एक स्कोर देती हैं, स्कोर कह लो, रैंकिंग कह लो, एक मार्क्स देती हैं, ऐसा कह लो। उस मार्क्स में आप जितने अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, कहीं ना कहीं इसका मतलब वो है कि जितने अच्छे मार्क्स उतनी अच्छी वहां की इकोनॉमी, उतनी अच्छी वहां की अर्थव्यवस्था, उतनी अच्छी वो कंट्री परफॉर्म कर रही है और फ्यूचर में कर सकती है। गेटिंग द पॉइंट। तो दुनिया में ना तीन बहुत बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। एक है मूडीज, एक है आपकी स्टैंडर्ड एंड पुअर, एक है आपकी फिच। ये द बिग थ्री, बिग थ्री तो नहीं बोलूंगा, बिग थ्री तो किसी और को बोलते हैं। पर यहाँ पर ना ये तीन बहुत बड़ी कंपनीज हैं इन द फील्ड ऑफ क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज। इनका नाम आप बिल्कुल याद रखिएगा। अभी क्या हुआ है ना, ये जो मूडीज है, ठीक है ना, जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने बोला है कि इंडिया बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। इंडिया G20 की जितनी कंट्रीज हैं उनकी इकोनॉमी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आगे भी करेगा। पर इश्यूज पता कहाँ आ सकते हैं, इन्होंने दो तीन चीजें हाईलाइट करी हैं, वो यहाँ पर आ सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल इन्होंने मणिपुर का मुद्दा यहाँ पे हाईलाइट किया है कि मणिपुर जैसे इश्यूज, और थोड़ा ना आप देखते हो कि यार अलग अलग जगह पे हमें थोड़े दंगे देखने को मिलते हैं, कई बार रिलीजन के नाम के ऊपर लोग लड़ पड़ते हैं। ये सारी चीजें कहीं ना इश्यूज क्रिएट कर सकती हैं, तो पॉलिटिकल चीजें थोड़ा ना मुद्दे क्रिएट हो पाएंगे। बट अदरवाइज हमारी सरकार अच्छा काम कर रही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पुश दिया है, हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छी बातें हैं। पर इन चीजों को हमें ना सेक्टेरियन टेंशंस इनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, तब हम और अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों डेट है आज की 19 अगस्त 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो आज की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, पर एक ना आप मुझे सभी लोग जो भी न्यूज़पेपर को सुन रहे हो, ठीक है, इसका मुझे आंसर दो कमेंट्स के अंदर, फिर हम इसको देखेंगे। जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था ना कि हम इंडियन फ्लैग की चर्चा करेंगे, तो इसलिए मैं आपके साथ वो डिस्कस करना चाहता हूँ। बिफोर दैट एक छोटी सी चीज और भी है। कल ना देखो स्लाइड्स के अंदर गलती से एक जगह पे मेरे से 9 शेड्यूल लिखा हो गया था, वहां 8 शेड्यूल आएगा। आप जानते हो जो लैंग्वेजेस हैं 8 शेड्यूल के अंतर्गत आती हैं, तो वो एक टाइपोग्राफिकल एरर था। बाद में मैंने पीडीएफ जो आपको प्रोवाइड करी हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, उसके अंदर मैंने चेंज भी कर दिया था। ठीक है, दूसरी चीज किसी ने यूपीआई लाइट के बारे में लिखा था, तो हाँ जी बिल्कुल, यूपीआई लाइट के अंदर ना आप बिना पिन के पेमेंट भी कर सकते हो, क्योंकि ये छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें पिन की जरूरत भी नहीं होती। ठीक है, तो देखो ये इंडियन फ्लैग के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं।
एक्चुअल में है क्या ना, जब हम बात करेंगे इंडियन फ्लैग के बारे में तो हमें फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में जानना चाहिए। दरअसल में है क्या, मैं थोड़ा आपको पहले ना बताता हूँ इंडियन फ्लैग के बारे में। आप जैसे नोटिस करना कि इंडियन फ्लैग हमारी सबकी देश की एस्पिरेशंस को कहीं ना कहीं बताता है, ठीक है ना। और यहाँ पर ना इंडियन फ्लैग के बारे में ना कई बार जाने अनजाने में हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे इसको लहराना है, किसका इस इतना साइज कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। तो यहाँ पर ना हमें ध्यान क्या रखना होता है, एक हमारे पास एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर्स एक्ट 1971। उसी तरह से नेशनल फ्लैग का जो है एम्बलम्स एंड नेम्स वाला हो गया। तो ये कुछ एक्ट्स हैं जो कहीं ना कहीं इसको गवर्न करते हैं। और ये जो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002 है ना, ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप गूगल सर्च करना। तो वो होम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहाँ पे इस तरह से फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को बना रखा है 2002 का। इसके अंदर अलग अलग चीजें कवर्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा जो फ्लैग होगा वो ट्राई कलर का होगा, आप पिक्चर में देख भी सकते हो। यहाँ पर 3 रेक्टेंगुलर पैनल्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि इक्वल विड्थ के होते हैं। आपका टॉप मोस्ट पार्ट आपका सेफ्रन हो गया, ठीक है, जिसको केसरी भी बोलते हैं। उसी तरह से बॉटम मोस्ट आपका ग्रीन हो गया, बीच में आपका व्हाइट हो गया, ठीक है, सारा कुछ लिखा हुआ है। और यहाँ पे सेंटर में डिजाइन होगा अशोक चक्र का नेवी ब्लू कलर के अंदर विद 24 इक्वली स्पेस्ड स्पोक्स। ये यहाँ पे इस तरह से बातें लिखी गई हैं। साथ में आपका ये देखो, ये स्टेटमेंट, नेशनल फ्लैग शैल बी रेक्टेंगुलर इन शेप। रेशो जो होगी ना आपकी लेंथ टू हाइट की, ये 3:2 होगी। ये देख लो, रेक्टेंगल ही तो बन रहा है एक तरह से। इसकी जो रेशो है लेंथ टू हाइट की, वो आपकी 3:2 हो जाती है। एक चीज आपको ध्यान में ये रखनी है कि जो नेशनल फ्लैग है ना, इसको पता कब अडॉप्ट किया गया था? इसको 15 अगस्त को नहीं, इसको 22 जुलाई 1947, यानी कि इंडिपेंडेंस से पहले ही हमने इसको अडॉप्ट कर लिया था। बाकी आपने सभी ने तो बात करी थी पिंगाली वेंकैया जी के बारे में, तो बिल्कुल उनके द्वारा ही इसको डिजाइन किया गया था। ये सारी जो मैंने आपके सामने इन्फॉर्मेशन है ना, ये आपकी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया 2002, ये जो मैंने आपको पीडीएफ दिखाई ना, इसी के से अंदर से मैंने यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन ली हुई है। इसके साथ में ये आप नोटिस करना, ये यहाँ पर इसी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर ही ना स्टैंडर्ड साइजेस दे रखे हैं। देखो यूपीएससी ने काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा मेरे हिसाब से, कि उसने ना एक पर्टिकुलर साइज भी पूछ लिया आपसे। तो बहुत मुश्किल है इस तरह से सारे साइजेस को रिमेंबर करना। पर मेरे कहने का पॉइंट था, ये सारा फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर दे रखा था। तो जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था ना कि यहाँ पर इसका, ठीक है ना, ये रेशो यही होती है, तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। 3:2 मैंने अभी दिखाया, फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के अंदर मेंशन भी था। पर स्टैंडर्ड साइज के अंदर 600x400 mm हमें कहीं भी नहीं देखने को मिलता। ये आप अलग अलग स्टैंडर्ड साइज देख सकते हो, पर 600x400 यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए वो पहली स्टेटमेंट गलत थी, दूसरी आपकी ठीक थी। इसके साथ में अगर आप और नोटिस करो ना, तो इसकी थोड़ी और इन्फॉर्मेशन, जैसे सैफरन कलर है, ये आपकी स्ट्रेंथ और करेज, आपकी बहादुरी को दिखाता है। उसी तरह से व्हाइट कलर जो है वो शांति पीस इसका प्रतीक है। ग्रीन कलर आप नोटिस करोगे हमारी ग्रोथ ऑस्पिशियसनेस उसको दिखाता है। और जो बीच में धर्म चक्र की बात कर रहे हैं वो व्हील ऑफ द लॉ इसको दिखाता है। और इवन ना इसके अंदर आपको 24 स्पोक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो 24 स्पोक्स है ना, ये भी अलग अलग चीजों को दर्शाते हैं, जैसे प्यार, लव हो गया, होप, ऑल्ट्रिज्म, करेज, पेशेंस। इस तरह से टोटल 24 स्कोप्स का भी इनका अपना अपना महत्व है, राइट। एक आखिरी चीज आप और नोटिस कर लो, देखो कई बार ना जैसे आप लोगों ने ऐसी कुछ बिल्डिंग्स देखी होंगी, उन बिल्डिंग्स के ऊपर आपको इंडिया का फ्लैग देखने को मिलेगा, साथ में हो सकता है यूनाइटेड नेशंस वगैरह के फ्लैग हों, या फिर किसी और कंट्री के फ्लैग हो सकते हैं। ऐसे टाइम के ऊपर होता पता क्या है, कि हमारा जो इंडियन फ्लैग होगा आपको हमेशा ही हमेशा कहाँ देखने को मिलेगा? आपको, अगर आप यहाँ पे खड़े हो ना इस डायरेक्शन में, तो आपकी राइट हैंड साइड पे होगा। अगर ऑडियंस इधर है तो ऑडियंस के हिसाब से वो हमेशा ही लेफ्ट हैंड साइड पे होना चाहिए। और अगर पर्सन कहीं यहाँ खड़ा हुआ है बीच में, तो पर्सन के हिसाब से उसकी राइट हैंड साइड में हमेशा ही होना चाहिए। तो ये देखो, इफ द ऑब्जर्वर वर टू स्टैंड इन द सेंटर ऑफ द रो फेसिंग द ऑडियंस, नेशनल फ्लैग शुड बी टू द एक्सट्रीम राइट। सेम चीज हमें यहाँ पर भी देखने को मिलती है। अगर इस तरह से भी आपने झंडे देखे हो इंडिया फ्लैग के किसी दूसरी कंट्री के साथ, तो इंडियन फ्लैग भी एक्चुअल में राइट साइड होना चाहिए, ऑडियंस के हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड में होना चाहिए। गेटिंग द पॉइंट? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें पता होनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आज शाम को एथिक्स का लाइव सेशन है, ठीक है। ये आज सेशन होगा शाम के 5 बजे इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिएगा एथिक्स को क्विकली रिवाइज करने के लिए। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मोबाइल ऐप फ्लड वॉच। अब ये क्या है सर? देखो, CWC सेंट्रल वाटर कमीशन, पहले तो मुझे ये बताओ कि CWC सेंट्रल वाटर कमीशन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? बिल्कुल सही बात है, ये आता है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंदर, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर CWC के द्वारा क्या किया गया है, एक ऐप लॉन्च करी गई है। क्या है उस ऐप का नाम? फ्लड वॉच। अब फ्लड वॉच नाम से ही क्लियर हो रहा है क्या मीनिंग हो सकता है इसका। इसका फ्लड वॉच का मतलब सिर्फ इतना सा है कि जब भी कभी फ्लड आने वाला होगा कहीं ना कहीं, उसके रिगार्डिंग प्रॉपर इन्फॉर्मेशन, रियल टाइम जो बोलते हैं ना, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इसके द्वारा प्रोवाइड करी जाएगी कि फ्लड की क्या सिचुएशन है, अभी कितने हालात हैं, आने वाले टाइम में कितने खराब हो सकते हैं, कितने बेहतर होंगे, कैसे कैसे चीजें होंगी, ये सारी चीजें।
और ध्यान रखना ये इन्फॉर्मेशन देगा किसके अंदर, 2 लैंग्वेजेस के अंदर, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज और आपकी हिंदी लैंग्वेज, ठीक है ना। अभी इसकी थोड़ी दिक्कत यही है कि आपकी जो अभी रीजनल लैंग्वेजेस हैं, जैसे मराठी हो गया, पंजाबी हो गया, कोई और जो रीजनल लैंग्वेज होती हैं बहुत सारी, उनके अंदर अभी इन्फॉर्मेशन ये नहीं प्रोवाइड कर रहा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल को प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ध्यान रखना अभी कौन सी लैंग्वेजेस के अंदर इन्फॉर्मेशन मिल रही है, इंग्लिश के अंदर, हिंदी के अंदर। तो लॉन्च हुआ है CWC के द्वारा। कोशिश कहीं ना कहीं यही है कि एक तरह से फोरकास्ट बनाया जा पाए और आप ना देख पाओ अगले 7 दिन तक का कि क्या क्या चीजें हैं। फ्लड एडवाइजरी को आप देख पाओ, फ्लड फोरकास्ट को देख पाओ अगले 1 दिन के लिए, ये सारी चीजें, ठीक है। लैंग्वेज मैंने आपको बता ही दिया। रियल टाइम मतलब ऑटोमेटिकली अपडेट होते रहेंगे कि जो जो चेंजेस होंगे उस हिसाब से। यहाँ पर रीडेबल फीचर्स भी हैं इसके, और ऑडियो ब्रॉडकास्ट, आपको मैसेजेस भी ऑडियो के फॉर्म में आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ध्यान रखना यहाँ पे हो पता क्या रहा है आपको ना, यहाँ पे इंडिकेशंस मिलती रहेंगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ग्रीन है, ग्रीन का मतलब होता है सब बढ़िया है, सब बढ़िया मतलब नॉर्मल सिचुएशन है। उसी तरह से अगर मान लो जैसे येलो होता है, येलो मतलब कि नॉर्मल तो नहीं है पर थोड़ा सा अबव नॉर्मल है, सिचुएशन थोड़ी सी ऊपर जा रही है। फिर अगर ऑरेंज हो जाता है, ऑरेंज मतलब सिचुएशन बहुत खराब है, सीवियर। और अगर रेड हो जाता है, रेड तो मतलब एक्सट्रीम, ठीक है ना। तो थोड़ा इनका आपको कलर कोडिंग भी आपको पता होनी चाहिए कि ग्रीन का मतलब क्या है, येलो का मतलब क्या है, ऑरेंज का मतलब क्या है, एंड रेड का मतलब क्या है। किसने लॉन्च किया है, CWC ने, ठीक है ना। ये यहाँ पे मैंने आपके लिए लिखा भी है। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज सीपी ग्राम्स रिपोर्ट। अब सर सीपी ग्राम्स क्या है, ये देखो इसकी लंबा सा नाम है, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। सर ये क्या चीज होती है, देखो यहाँ पे ग्रीवांस का मतलब होता है आपकी शिकायतें, पब्लिक ग्रीवांस मतलब लोगों की शिकायतें, उनका रिड्रेसल मतलब निपटारा करना। तो इसके रिगार्डिंग हमारे पास रिपोर्ट आई है कि जो लोगों की शिकायतें होती हैं उनका निपटारा हो रहा है या नहीं हो रहा। दरअसल में ना आपको मैं सिंपल समझाता हूँ, जो सीपी ग्राम्स है ना, ये एक तरह का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। प्लेटफॉर्म क्या करते हैं सर, अरे यहाँ पे जैसे मैं हूँ, आप हो, हम सब क्या हैं, हम सिटीजन्स हैं। हमें कोई भी शिकायत हो सकती है, ठीक है ना, पब्लिक अथॉरिटीज के रिगार्डिंग बिल्कुल हो सकती है। तो भैया शिकायतें कहाँ पे दर्ज कराएं, वो शिकायतें आप यहाँ पे सीपी ग्राम पोर्टल पे जाके यहाँ पे आप अपनी शिकायतें दर्ज करवा सकते हो। कभी भी रात को आपका मन करे, अभी जैसे मैं सुबह के 6 बजे, 6:15 ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी इस टाइम के ऊपर मेरा मन करे यार कि नहीं मुझे शिकायत दर्ज करानी है, तो मैं क्या करवा पाऊंगा, आंसर इज यस। ये 24/7 अवेलेबल है, 24 घंटे 7 दिन यहाँ पे अवेलेबल है। आपकी जितनी भी मिनिस्ट्रीज होती हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं, हम उनके रिगार्डिंग कुछ भी शिकायत हो तो उनको यहाँ पे दर्ज करवा सकते हैं। एक सिंगल पोर्टल है, हर मिनिस्ट्री के साथ यहाँ पे कनेक्ट है। याद करो, आई थिंक परसों की बात है या कल की बात है, मैंने आपको उमंग ऐप के बारे में बताया था, ठीक है ना, कि अलग अलग सर्विसेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो उमंग ऐप के अंदर भी वहां पे उसके थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हो। अभी क्या हुआ है ना, इन्होंने रिपोर्ट बताई है, उसके अंदर इन्होंने बताया है कि टोटल ना लगभग 70,000 जो शिकायतें थी उनको रिड्रेस किया गया जुलाई के अंदर, ठीक है ना। उसी तरह से ऐसा कोशिश है कि इस मतलब जो कोशिश नहीं है, जो पेंडेंसी थी उसको 1,80,000 से कम लेकर आ गया है। तो अच्छी बात है कि हम ना धीरे धीरे जो शिकायतें हैं उनका निपटारा कर रहे हैं। उसी तरह से जो भाषणी टूल मैंने आपके साथ भी डिस्कस किया था, कल ही डिस्कस किया अभी, तो उसके साथ भी इसको इंटीग्रेट किया गया है, ठीक है। तो एक बात और ध्यान रखनी है कि इस पर्टिकुलर पोर्टल को किसने रिलीज बनाया है, तो बनाया गया है NIC के द्वारा। ध्यान रखना यहाँ वर्ड है डेवलप करना, क्योंकि एक तरह का प्लेटफॉर्म है ना, एक वेब बेस्ड पोर्टल है, तो कहीं ना कहीं किसी ने डेवलप किया गया होगा। डेवलप किया गया हमारी मीटी मिनिस्ट्री के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री के अंदर जो NIC है, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, डेवलप किया है उसने। और लॉन्च किसने किया है, लॉन्च हुआ है आपका ये मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन के अंदर एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। तो फर्क समझना, एक होता है प्लेटफॉर्म को डेवलप करना, एक होता है उस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करना। तो जो भी आपसे यूपीएससी पूछेगा आप उस हिसाब से उसका आंसर कर देना, ठीक है ना। तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज WHO's फर्स्ट ग्लोबल समिट ऑन ट्रेडिशनल मेडिसिन। अब इसको थोड़ा समझना जरूरी है। देखो आजकल ना ये हेल्थ के रिगार्डिंग काफी डिस्कशन हो रही है। तो अभी क्या हुआ है ना, पहला ग्लोबल समिट हुआ है ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर, कहाँ पे, गांधीनगर गुजरात के अंदर, ठीक है ना। यहाँ पे G20 की हेल्थ मिनिस्टर्स की मीटिंग है, ठीक है ना। उसके साथ ही यहाँ पे ये चीज भी हमें देखने को मिली है। अब यहाँ पे है क्या, ट्रेडिशनल मेडिसिन आप सभी जानते होंगे सर, जैसे कि देखो जैसे आपका आयुर्वेद हो गया, ठीक है ना, आपका यूनानी हो गया, आपका होम्योपैथी हो गया, आपका सिद्धा हो गया, ये सारी चीजें यहाँ पर ना, ये है हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन। इनको कहीं ना कहीं देखो, ना मैं इसके अगेंस्ट हूँ और ना ही ऐसा है कि जो आजकल मेडिसिन है वो बिल्कुल सही है। तो कहीं ना दोनों के बीच में आपको कोलैबोरेशन लेकर आना पड़ेगा। ऑब्वियसली देखो जो आजकल मॉडर्न मेडिसिन है उसका जरूरत है, बट साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपकी जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो भी प्ले कर सकती हैं। तो दोनों को अगर हम साथ में लेकर आए, बेसिकली एंशियंट विजडम को हम मॉडर्न साइंस के साथ फ्यूज करें, तो हम ज्यादा बेटर रिजल्ट्स को लेकर आ पाते हैं। आप जानते होंगे ना जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है हमारे, उसके अंदर SDG 3 क्या है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, है ना, यही है ना,
ठीक है? तो एसडीजी 3 को अगर हमें कहीं न कहीं अचीव करना है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेंट काम होगा। तो जी20 नेशंस इसके लिए कोलैबोरेट करने की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है? ये सारी बातें हैं कि कैसे जो नए-नए इश्यूज़ आ रहे हैं, हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं, उनके लिए कैसे हम टैकल करें, आपस में कैसे इंटरनेशनली हम आपस में डायलॉग के माध्यम से इस चीज़ को अचीव कर पाएँ, ये सारी बातें हमें देखने को मिल जाएँगी। देखो आपको ना ये ज़्यादातर चीज़ें पता ही होंगी, आयुर्वेदा, यूनानी, ठीक है? आयुष की जिसकी हम बात करते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा-सा अगर आपको बताने की कोशिश करूँ ना, तो होम्योपैथी के बारे में आप जानते होंगे कि होम्योपैथी एक चीज़ के अंदर बिलीव करता है कि जो हमारी बॉडी है ना, वो अपने आप को खुद क्योर कर सकती है, खुद अपने आप को खुद हील कर सकती है। बस होता क्या है कि थोड़े बहुत जो आपके नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं, उन्हीं को यूज़ किया जाता है, आपके प्लांट्स को, आपके मिनरल्स को, ताकि आपका जो हीलिंग प्रोसेस हो, उसको थोड़ा और बेहतर किया जा पाए। उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ सिद्धा की, तो सिद्धा एक्चुअल में ना हमारे साउथ इंडिया के अंदर ज़्यादा पॉपुलर है। स्पेशली अगर मैं बात करूँ ना, आपका जो केरला हो गया, आपका तमिलनाडु हो गया, यहाँ पर ये पॉपुलर है। ठीक है ना? यहाँ पर फोकस क्या किया जाता है सिद्धा के अंदर बोला जाता है कि सिर्फ बॉडी ही नहीं, बॉडी के साथ-साथ आपका जो माइंड होता है, आपकी जो आत्मा होती है, आपका जो सोल होता है, कहीं न कहीं हमें उसको भी यहाँ पे ट्रीट करना होगा। तो काफ़ी यहाँ पे पुराना ये सिद्धा है, मतलब सिद्धा जो मेडिसिन सिस्टम है। उसी तरह से मैं बात करूँ अगर सोवा रिगपा की, तो यहाँ पर ना ये दरअसल में तिब्बतियन मेडिसिन भी इसको बोला जाता है। इसको आमची मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर भी फोकस इस तरह से ये है कि आपका मेडिकल, स्पिरिचुअल, फिलॉसफिकल एस्पेक्ट से ओवरऑल एक हेल्थ केयर को एक होलिस्टिक यहाँ पे चीज़ें उसको एक होलिस्टिक टच यहाँ पे दिया जाए। तो आई होप ये चीज़ भी आप प्रॉपर्ली समझ गए होंगे। ठीक है ना? तो इसके बारे में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन को भी देख लेते हैं। तो आपका ये जामनगर गुजरात के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। फोकस इसका कहीं न कहीं यही है कि ट्रेडिशनल मेडिसिन का जो कंट्रीब्यूशन है उसके रिगार्डिंग हम और रिसर्च करें एंड अकॉर्डिंगली इसके ऊपर एविडेंस लेकर आएँ। ठीक है ना? कि क्या एक्चुअल में उनके रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चेक करी जाती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, दैट इज़ ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ। देखो अभी जैसे आज अगस्त 19 है ना, तो आज इसको यहाँ पे लॉन्च किया जाएगा। ठीक है ना? इंडिया के साथ ही साथ जो डब्ल्यूएचओ है, ये मिलकर लॉन्च करेंगे क्या? ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ। समझते हैं इस चीज़ को कि आखिर बात हो क्या रही है। देखो आपने ना, जैसे अगर हम पिछले कुछ सालों की अगर हम बात करते हैं, तो आपने कुछ इनिशिएटिव सुने होंगे हमारी सरकार की तरफ से। जैसे सर फॉर एग्ज़ाम्पल बताइए, देखो कोविड-19 पैंडेमिक आया, बिल्कुल सर। अब कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम ना बहुत सारी टेक्नोलॉजी ने हेल्थ को इम्पैक्ट किया, मतलब हेल्थ को बेटर तरह से इम्पैक्ट किया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आरोग्य सेतु देखा, याद है ना ये सारी चीज़ें या भूल गए हो? आपने कोविन ऐप, आपने वैक्सीन्स वगैरह नहीं लगाई? बिल्कुल लगवाई हैं आपने। तो कहीं न कहीं आपको वहाँ पर क्या टेक्नोलॉजी का रोल दिखा या नहीं दिखा? बिल्कुल दिखा सर। एट द सेम टाइम आप खुद सोचो, जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, मतलब कोविड-19 पैंडेमिक था, उस टाइम पर दुनिया की सिचुएशन काफ़ी खराब थी और आप डॉक्टर के पास जा नहीं सकते थे। तो उस टाइम पर हमारा टेलीमेडिसिन काम आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। आपने नोटिस किया होगा ना कि आप टेलीमेडिसिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ई-संजीवनी आपने देखा होगा। ठीक है ना? ई-संजीवनी के माध्यम से आपके घर पे ही एक तरह से आपकी ओपीडी थी, ठीक है ना? आप घर से ही फ़ोन कर सकते थे, ठीक है ना? उसी तरह से कोविन के अंदर आपकी वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क था, तो वैक्सीन्स के अंदर बहुत सारी हेल्प हुई है। आरोग्य सेतु के थ्रू आपने टेक्नोलॉजी के यूज़ किया, कहीं न कहीं लोगों को ट्रैक करने के लिए, आपको पॉसिबिलिटी चेक करने के लिए कि कितना पॉसिबिलिटी है कि आपको कोविड हो, ठीक है ना? तो इस तरह के बहुत सारे अलग-अलग तरह से हमने देखा टेक्नोलॉजी ने हेल्थ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट किया। अब देखो ये तो सारे हैं इंडिया के इनिशिएटिव्स, इसी तरह से किसी XYZ कंट्री के अंदर भी कुछ और इनिशिएटिव चल रहा होगा, किसी तीसरी कंट्री के अंदर भी कुछ और इनिशिएटिव चल रहा होगा। तो आपको नहीं लगता अगर हम सारे इस तरह से कोलैबोरेट करें, तो बढ़िया रिज़ल्ट हम लेकर आ पाएँगे? अभी पता क्या हो रहा है? यहाँ पर हम सब लोग ना साइलोज़ में काम कर रहे हैं। साइलोज़ का मतलब बिल्कुल अलग-अलग। हम कुछ काम कर रहे हैं, XYZ कंट्री कुछ और काम कर रही है, ये कुछ और काम कर रही है। अगर भैया ये सारी चीज़ें हम आपस में कोलैबोरेट कर लें, ठीक है ना? तो चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएँगी? बिल्कुल हो पाएँगी, है ना? इंडिया के अंदर जो हमने जो इतनी बड़ी-बड़ी चीज़ें बनाई हैं, जैसे मैं आरोग्य सेतु की बात कर रहा था, कोविन की बात करी मैंने, ई-संजीवनी की बात करी और भी आपके नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, आपका डिजिटल आईडी वाला मिशन है। तो अगर हम इसको थोड़ा कोलैबोरेट करें, तो दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज़ का हेल्प कर सकते हैं। इंडिया भी किसी और कंट्री की हेल्प ले सकता है, इंडिया किसी और कंट्री को हेल्प कर भी सकता है, कैसे भी हो सकता है, ठीक है ना? और दुनिया में आप नोटिस करो, जो हमारी लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज़ है स्पेशली, वहाँ पर तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दरअसल में ना ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ और कुछ नहीं कर रहा, यही चीज़ें कर रहा है जो मैंने आपको समझाई हैं। यहाँ पर अगर उसको लगता है कहीं पर ना इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो कहीं न कहीं वहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए काम किया जाएगा, फंडिंग के लिए देखा जाएगा कि कौन-सी कंट्री कैसा परफ़ॉर्म कर रही है, क्या उसकी नीड्स क्या हैं, उन नीड्स के हिसाब से वो काम किए जाएँगे। देखा जाएगा कि अभी वहाँ पर गैप कहाँ पर है, जहाँ-जहाँ पे गैप आएगा उसको हम ठीक कर पाएँगे और जो इतना सारा एफर्ट्स का हमारा डुप्लीकेशन हो रहा है ना, उस डुप्लीकेशन को हम कहीं न कहीं रिमूव कर पाएँगे। आप जानते होंगे ना पब्लिक गुड्स के बारे में। पब्लिक गुड्स वो होती हैं जो कहीं न कहीं सबको एक्सेसिबल होती हैं, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूड हम नहीं करते किसी को।
तो डिजिटल पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, जहां पर आईटी का यूज हुआ है, और डिजिटल हेल्थ पब्लिक गुड्स क्या होती हैं, जो हेल्थ पर्पस के लिए यूज होती हैं। तो यही यहाँ पर इसका काम है बेसिकली। और यहाँ पर इसके आपको टोटल 4 पिलर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। पहला है कंट्री नीड्स ट्रैकर। कंट्री नीड्स ट्रैकर का मतलब कि क्या कंट्रीज की प्रायोरिटीज क्या हैं, ठीक है ना, एंड उसके हिसाब से उसकी क्या क्या इन्वेस्टमेंट नीड्स हैं, ये यहाँ पर देखी जाती हैं। फिर दूसरा आ जाता है कंट्री रिसोर्स पोर्टल। इसके भी ऊपर देखा जाता है कि कंट्री के अंदर क्या क्या हमें गैप्स देखने को मिलते हैं, और उन गैप्स के बेसिस के ऊपर हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे हम जो डुप्लीकेशन रिस्क को हटाते हुए इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकते हैं। उसी तरह से हमें ट्रांसफॉर्मेशन टूल बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कि ट्रांसफॉर्मेशन के लिए क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, उनके लिए काम किया जाएगा। एंड लास्टली कन्वीनिंग एंड नॉलेज एक्सचेंज, ये वही बात कर रहा है कि हम आपस में कोलैबोरेशन करें, हम नॉलेज शेयरिंग करें अक्रॉस वेरियस ग्लोब्स, ग्लोबल एरियाज, रीजनल एरियाज, इनके थ्रू हम कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन करते हुए ये सारी चीजें कर रहे हैं। ये यहाँ पर ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर डिजिटल हेल्थ है। लास्टली एक छोटी सी और न्यूज है, आपने वैसे पढ़ ही लिया होगा, एडिटोरियल डिस्कशन में भी कल कवर हुआ था, सुप्रीम कोर्ट हैंडबुक टू कर्ब जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ना एक तरह की कुछ वर्ड्स की ग्लॉसरी बताई गई है जो जजेस और लॉयर्स को अवॉइड करने चाहिए, इवन जो आम लोग हैं ना उनको भी अवॉइड करने चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल हम ना देखो कई बार ना हाउस वाइफ बोल देते हैं, अब जानबूझ के नहीं बोलते, देखो आई अंडरस्टैंड, पर कई बार ना एक्चुअल में बढ़िया वर्ड क्या होगा इसकी जगह, हम होम मेकर बोले इसको, ठीक है ना। तो इस तरह से कई बार जैसे फॉर एग्जांपल हम प्रोस्टिट्यूट वर्ड यूज कर देते हैं, ये काफी अपने आप में ना बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, इसकी जगह हम उनको सेक्स वर्कर्स बोलेंगे, ठीक है ना। तो थोड़ा ना डिग्निटी हमें कहीं ना कहीं हमें चीज की ठीक करनी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे और वर्ड्स बताए गए हैं, स्लट हो गया, फॉलन वुमन हो गया, ठीक है ना, मिस्ट्रेस हो गया, मैरिजेबल एव हो गया, ईव टीजिंग हो गया। अब ईव टीजिंग को देखो, ईव टीजिंग बड़ा ही छोटा सा वर्ड लगता है, पर एक्चुअल में अगर हम उसको स्ट्रीट सेक्सुअल हरासमेंट बोलेंगे तो एक्चुअल में पता लगता है कि हाँ यार महिला के साथ क्या गुजरी है। उसी तरह से कई बार हम ये बोल देते हैं कि महिलाएं पुरुषों से कमजोर होती हैं, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मेन और वुमेन होते हैं ना वो फिजियोलॉजिकल डिफरेंट होते हैं, पर कोई ये बोले कि वुमेन वीकर होती हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह की कुछ यहाँ पे फ्रेजेस यहाँ पे बताए गए हैं सुप्रीम कोर्ट द्वारा, ये हैंडबुक पूरी रिलीज करी गई है जहां पर इन जेंडर बेस्ड स्टीरियोटाइप को हटाने की बात करी गई है। ध्यान रखना, पर ऐसा नहीं है कि ये हैंडबुक को मैंडेटरी किया गया है, ये बस बोला गया है कि आप इनको फॉलो कीजिए, ये गाइडलाइंस हैं, पर ऐसा नहीं है कि इनको मैंडेटरी फॉलो करना ही करना है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होने चाहिए। अब आज के डिस्कशन के बेस के ऊपर मैं कुछ आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, इनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कौन सा ठीक है कौन सा गलत है। कल जो मैंने क्वेश्चंस पूछे थे क्विकली एक बार उनका आंसर मैं आपको बता देता हूं। विश्वकर्मा योजना तो कल ही बता दिया था कि ये बात बिल्कुल गलत है। हमने बात करी थी किसकी, स्किल डेवलपमेंट की, कारपेंटरी हो गया, गोल्ड स्मिथ हो गया, इस तरह की जो ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप होती है उसकी बात करी थी। यूपीआई पेमेंट की बात करें, क्यों क्या सिर्फ ऑनलाइन मीडियम हो सकता है, नहीं बिल्कुल गलत है, ऑफलाइन में भी हम कर सकते हैं। मैंने आपको यूपीआई लाइट समझाया था, उसके अंदर मैंने आपको और भी चीजें बताई थी, आज सुबह ही बताया कि पिन पेमेंट की जरूरत नहीं होती। ऑफर फॉर सेल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। एंड लास्टली बात करें लेक टीटीकाका की, तो क्या अफ्रीका में थी, नहीं, कहाँ थी सर, ये साउथ अमेरिका के अंदर थी। कौन सी दो कंट्रीज के बीच में, एक थी आपकी पेरू, एक थी आपकी बोलीविया, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा फॉल्स, इसका आंसर हो जाएगा। अगर आपको आज का डिस्कशन अच्छा लगा होगा, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इसकी टेलीग्राम पे जाके इसकी पीडीएफ को भी एक्सेस कर सकते हो। आई होप आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।